मेरे साथ वालों के हॉस्पिटल्स चलते हैं, उनके बच्चे आधे आधे नंबर लाकर पास हो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है जनरल कैटेगरी की तो वहाँ पर संकट खड़ा हो जाता है। एक ऐसा बयान जिसने देश भर में एक बार फिर आरक्षण को लेकर बहस छेड़ दी, और वो भी ऐसे वक्त में जब सीजेपी प्रोटेस्ट अपने चरम पर था। सोशल मीडिया दो तबकों में बंटना शुरू हुआ, विरोध की बाढ़ आई तो समर्थन भी आपार मिला। हम बात कर रहे हैं हर्ष की। हर्ष एक ऐसा अभ्यर्थी, एक ऐसा लड़का जिसने एक नई बहस को जन्म दिया, आरक्षण, जो कि सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से बहुत ज़्यादा नहीं उस पर बात हो रही थी, और अचानक तमाम सवाल सोशल मीडिया पर तैरने लग गए। एक पार्टी का गठन सा हो गया, सीजेपी की तरह एक पार्टी आई, आंदोलन जिसका सीधा सा मकसद था कि रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। 5 मिलियन के आसपास वो फॉलोअर्स हैं। आखिर क्या है इस पार्टी का मकसद, हर्ष का क्या मकसद है, खुद जानेंगे आज हर्ष से ही। हर्ष हमारे साथ है। हर्ष, बहुत शुक्रिया वन इंडिया को वक्त देने के लिए। आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे आखिर आरक्षण का मुद्दा देश में अचानक से आना, आपकी बात से लोग एक बार फिर बात करने लग गए हैं, एक पार्टी बन गई, सीजेपी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, अपने मकसद में वो लोग कामयाब हुए, उनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना था और भी मांगी थी, वो सब पूरी हुई। एक पार्टी बनी 5 मिलियन वाली, जिसको नाम दिया गया रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। सबसे पहले आपसे यही समझेंगे कि आपको आरक्षण से किसी तरह की दिक्कत है या मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव चाहते हैं? हमें रिजर्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है व्यवस्था में। लाइक हम लोग माइनस निगेटिव मार्किंग पर डॉक्टर बना रहे हैं कि देश का भविष्य कभी 140 नंबर से हेल्थ सिस्टम हमारा फर्स्ट नंबर पे आ सकेगा अगर हम निगेटिव मार्किंग वाले बच्चों को डॉक्टर बनाते रहेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, वो बच्चा निगेटिव मार्क लाया क्यों? क्या किसी ने इस बात को जानना चाहा, क्या इस बात से ताल्लुकात किया कि भाई -40 क्यों आया? क्योंकि उसकी शुरुआती शिक्षा अच्छी नहीं रही। अगर हम उस बच्चे को शुरुआती शिक्षा अच्छी देते तो वो बच्चा नेगेटिव मार्क लाता क्या? क्या उसकी शिक्षा पर हमें ध्यान देना चाहिए या फिर सिर्फ हमें लास्ट में उसको चीटिंग दे देना चाहिए? कल को मेरा एग्जाम हो और मुझे कहा जाए कि कल आपको चीटिंग मिल जाएगी, क्या मैं आज रात में पढ़ाई करूंगा? नहीं करूंगा, ऑब्वियस है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों से कह रहे हैं, सीधा सीधा उसका दिमाग ही तोड़ दिया कि आपको तो लास्ट में हम नंबर बढ़ा देंगे, इसलिए वो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है और उसे लगता है कि हमारी तो इतनी सीट रिजर्व ही है। तो रिजर्व सीट होने के चक्कर में आपको क्वालिफाइंग मार्क -40 तक रखना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉब्लम यह है कि एक एससी का बच्चा जो कि गांव में बैठा हुआ है, जिसके पापा खेत में काम कर रहे हैं, वो अपनी भी 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उसको भी खेत पर जाना पड़ता है, बल्कि मनरेगा में काम करना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी जो भी समय बचता है उससे पढ़ाई करता है। और एक बच्चा जिसके पापा एससी हैं, वो शहर में रहता है, उसके पापा 3-3 लाख की कोचिंग अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो बच्चा, उस बच्चे का कंपटीशन उस एससी बच्चे से है जो कि बच्चा खेत में काम कर रहा है। अब एससी में भी तो जो ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी को तो वो सीट मिलेगी। तो जो ये बच्चा 3 लाख की कोचिंग अफोर्ड करके दिन रात पढ़ाई कर रहा है, उसको वो सीट मिल जाती है, और जो बच्चा जिसके लिए रिजर्वेशन था उसको वो सीट नहीं मिलती है, क्योंकि वो पढ़ाई ले ही नहीं पा रहा। क्या हमको उस बच्चे की पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए? क्या हमको उसको अनपढ़ छोड़ देना चाहिए? हमारी लड़ाई ये नहीं है कि रिजर्वेशन हटाओ, रिजर्वेशन इसको मिलना चाहिए। अब रिजर्वेशन कैसे मिलना चाहिए? उसको ऐसा नहीं कि हम उसको अशिक्षित छोड़कर और उसको डायरेक्ट हम लास्ट में मार्क्स दे देंगे। कहीं ना कहीं हमें उसको पढ़ाना चाहिए। अब पढ़ाने के लिए आप कहेंगे कि स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल इतना चलता रहा है, पढ़े ना जाके। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्कूल में अभी इतनी सुविधाएं नहीं है कि वो बच्चा वहां जाकर पढ़ाई कर सके। अब वो बच्चा अगर किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना चाहे, उसको फ्री पढ़ाया जाए, ये उसको रिजर्वेशन दिया जाए, ना कि उसको लास्ट में चीटिंग दी जाए। उसको जिस भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना है, जिस भी कॉन्वेंट स्कूल, एक कॉन्वेंट स्कूल है जिसमें विधायक का बच्चा पढ़ रहा है, उसी स्कूल में वो खेत में किसान काम करने वाले का बच्चा पढ़ रहा है। ये बच्चा किस लिए पढ़ रहा है कि हमें अगर नीट में एमबीबीएस मिल जाए ठीक है, नहीं तो मैं तो अपने पापा का बिजनेस देखूंगा। और ये बच्चा किस लिए पढ़ रहा है कि मुझे अपनी मम्मी की फटी साड़ी बदलनी है, मुझे अपने पापा का फटा गमछा बदलना है। बताइए कौन बच्चा ज्यादा पढ़ेगा? इस बच्चे में क्या प्रतिभा होगी, क्या देश की उन्नति होगी, उस पर किसी ने चर्चा करनी चाहिए। रिफॉर्म्स की हमेशा से जरूरत थी, लोगों को पता भी है कि ये रिफॉर्म्स होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम इन बच्चों को भी पढ़ा देंगे, फिर हम राजनीति कब कर पाएंगे? फिर हम अपने राजनीतिक वोट इनको बांटकर कैसे ले पाएंगे? उस बच्चे को कभी पढ़ाया ही नहीं गया, रियलिटी है। अब इस दौरान हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब बच्चा वही है, जनरल का बच्चा उसको भी पढ़ाइए, ओबीसी के बच्चा उसको भी पढ़ाइए। आप हर 5 साल में अगर वोटर लिस्ट बनवा सकते हैं, क्या आप गरीबी की लिस्ट नहीं बनवा सकते कि इस समय गरीब कौन बच्चे हैं, कौन बच्चे उस शिक्षा को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, क्या उनको नहीं पढ़ाना चाहिए? अगर हम उन बच्चों को पढ़ाकर आगे लेकर आए तो हमारा देश स्वतः ही 140 से फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम अगर चीटिंग ही देते रहेंगे हमेशा, तो ये बदलाव कभी आएगा ही नहीं। 70 सालों में अगर बदलाव की आवश्यकता आपको नहीं लगी, तो आपको तो भविष्य के 70 सालों में फिर नहीं लगे। अगर बदलाव की बात आज किसी ने नहीं करी, तो कभी भविष्य में भी कोई नहीं करेगा कि भाई बदलाव किया जाए, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा गया था कि इस रिजर्वेशन में हर 10 साल में रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हम एक लाइन को और सुन रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने खुद ही कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद इस संविधान को फाड़ूंगा, ऐसा मैंने सुना है।
आई डोंट नो कि उन्होंने कहा कि नहीं करा, मतलब बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हर सुना है से- मैंने, हर- क्योंकि इस व्यवस्था को ये लोग राजनीति के लिए बहुत समय तक ढोते रहेंगे, ऐसा उन्होंने स्वतः कहा है। अब जो लोग इस मुद्दे पर बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये हमारे जो है संविधान के विरोधी हैं। संविधान के विरोधी तो आप हैं, जो कि अभी तक 70 साल में बदलाव की आवश्यकता आई नहीं आपको, क्योंकि आप सिर्फ पीड़ित दलित आदिवासी में लड़ाते रहे और जनरल ओबीसी में सिर्फ लड़ाते रहे और लड़ाकर राजनीति करते रहे। इन लोगों ने राजनीति को इतना गंदा बना दिया है कि देश की संस्कृति के साथ खेलने लगे। एक बात बताइए, बुद्ध को इन्होंने राम से लड़ा दिया, राम को बुद्ध से लड़वा दिया, राम वाले बुद्ध को भगवान नहीं मान रहे, बुद्ध वाले राम को नहीं मान रहे। ये डिस्क्रिमिनेशन किसने पैदा करी? राजनेताओं ने, जबकि दोनों सेम भगवान है भाई, वो दोनों लोग, ये 10वें अवतार है विष्णु के, बुद्ध भगवान, लेकिन ये इस लेवल तक की राजनीति कर दी कि भगवानों में तक लड़ा दिया ताकि वो खुद की रोटियां सेक सकें, वो खुद की राजनीति कर सके। क्या देश की उन्नति के साथ राजनीति नहीं की जा सकती? क्या देश ऐसी राजनीति हो देश में कि हर व्यक्ति का विकास सोचा जाए कि देश हमारा कैसे नंबर 1 बनेगा? हम सदैव यही सोचते रहते कि हम कैसे रिजर्वेशन को और बढ़ा दें, 50% कर दें, 70% कर दें। क्यों? उनको पढ़ाइए ना, आप पढ़ा क्यों नहीं रहे आप उनको? एक चीज हर्ष दिमाग में, सबसे पहले जब आपको हमने सुना जी सर, तो सबसे पहले मुझे लगा एक ऐसा युवा जो नीट का एस्पिरेंट है, कोशिश करता है, लेकिन वो जब ये देखता है कि मुझसे कम नंबर वाले व्यक्ति सीट पा जाते हैं, शायद उसका अभिप्राय आपका ये भी होगा कि कम नंबर वाला जो सीट पाएगा तो निश्चित तौर पे वो आपसे योग्य नहीं है। बिल्कुल। और आप उसको डॉक्टर बनते देख रहे हो, खुद को कहीं नहीं देख रहे हो। जी बिल्कुल। वो आपका जिस समय, मतलब मैं उस युवा की बात, वो मेरा दर्द है। लाइक उन बच्चों के पास, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, कोई बहुत दूर, मैं उनसे कोई बुराई नहीं है मेरी। लाइक उनके पास हमसे ज्यादा सुख सुविधाएं, हर चीज है उनके पास। उनके पास पढ़ने के लिए आईपैड है, उनके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, सब चीज है। मेरे पास ये टूटा फोन है पढ़ने के लिए। तो अब फिर मैं उनसे ज्यादा पढ़ाई भी कर रहा हूँ दिन रात बैठ के कोच लाइब्रेरी में, और मैं उनको कभी ये फील भी नहीं होने दे रहा हूँ कि मेरे पास ये टूटा फोन है, आपके पास ये है। लाइक और उसके बाद में मैं उनसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ, उनसे ज्यादा नंबर ला रहा हूँ साल भर टेस्टों में, उनसे ज्यादा पेपर में भी नंबर ले आ रहा हूँ। मतलब वो कार में बैठ के जा रहे हैं पेपर देने, मैं बाइक से जा रहा हूँ, फिर भी खुश कि लाइक अरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां धूप में तप रहा हूँ 2 घंटे पहले पेपर से देने, वो कार की एसी में बैठकर पेपर देने जा रहा है, और फिर भी उससे ज्यादा नंबर ले आ रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे सीट नहीं मिल रही है। क्या ये तो आपका जो मैं समझ पा रहा हूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स और लोगों के साथ भी। जब हमने पेज बनाया तो उसको कितने लोगों ने फॉलो करा? क्यों किया? क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन सरकार उनको नहीं देखना चाह रही। क्यों? आखिर इस विषय पर कब तक आंख मूंद कर बैठे रहेंगे? देश को हम लगातार गर्त में कब तक धकेलते रहेंगे कि कभी इस विषय पर बात नहीं करी जाएगी? अब मैंने इस विषय पर बात करी, मुझे पता है कि इस समय लोगों ने इतना भड़का रखा है लोगों को कि वो कहेंगे तुम्हारा हक खाया जा रहा है, जबकि पता है भड़काने वाला कौन होगा? वो एससी का लोग जो कि जिनको ये इस रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, जो कि अमीर है, जो गरीब बच्चे को भड़का देंगे तुम्हारा हक खाया जा रहा है। भाई उन्हें तो हक कभी मिला ही नहीं है। कितने गांव में आप लोग, जैसे अगर किसी गांव से आते हैं तो खुद सोचिए आपके गांव में कितने एससी एसटी या गरीब बच्चे क्रीमी लेयर एग्जाम्स में हैं। लाइक बस 2-4 आर्मी पर पहुंच गए, 2-4 पुलिस में पहुंच गया, किसी मतलब क्लर्क पोस्ट पे पहुंच गए। कौन एमबीबीएस, कौन आईआईटी, कौन आईपीएस? 1-2 बच्चे कोई बन जाता है, समोसे वाले का बच्चा बना आईएएस, समोसे वाले बेचने का बच्चा बना एमबीबीएस, वो एक बच्चा बना है। लेकिन डॉक्टर्स के कितने बच्चे डॉक्टर बने, ये कभी डाटा देखा? क्या इस तरीके से क्या हर वो बच्चे की भी पास कैपेबिलिटी नहीं है? क्या उसको पढ़ाना नहीं चाहिए? क्या उस बच्चे को भी शिक्षा का अधिकार है, उसे भी पढ़ाना चाहिए? तो ये कभी सोचा गया क्या देश में? क्यों? क्योंकि सिर्फ राजनीति और पक्ष विपक्ष दोनों को सिर्फ ये पता रह गया, राजनीति इतनी कर दी कि सिर्फ लोगों को ये पता रह गया कैसे वोट बटोर कर हमको कुर्सी पर बैठना है। क्या कभी ये सोचा कुर्सी पर बैठ के करना क्या है? अब अगर कुर्सी पर बैठ के अब अगली 7-5 साल बाद कैसे बैठना है? अब अगले 5 साल बाद सीजेपी प्रोटेस्ट को क्यों बंद किया गया? क्योंकि लोगों को अपनी कुर्सी का डर खा गया था वहां पर, जबकि उन्हें खुद पता था कि ये लोग दंगाई टाइप के लोग हैं, ये कोई स्टूडेंट नहीं है। उनको डर लग गया कि कहीं मेरी कुर्सी ना छिन जाए, तो उन्होंने उनकी बात सुन ली और स्टूडेंट से बात करना जरूरी नहीं समझा। मैं सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों पर सवाल कर रहा हूं, क्योंकि राजनीति इस तरीके की बिगड़ चुकी है देश की। अच्छा, मैं एक आप चूंकि सीजेपी प्रोटेस्ट में मेरे, हालांकि आवाज, आप एक ऐसी आवाज भी बन चुके हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं, हम उस दर्द को समझ, बहुत से लोग बोलते नहीं थे, जो बात आपने बोली जानते थे, इस डर से नहीं बोलते थे कि आरक्षण के खिलाफ बोलेंगे तो वही बात गद्दी की बात आ सकती, भविष्य में कभी पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये बोलने की हिम्मत नेताओं में नहीं थी, जबकि ये 10-10 साल में रिफॉर्म समझना, उसका पुनरीक्षण करना ये होना चाहिए था? कहीं ना कहीं उनमें हिम्मत इसलिए नहीं थी, उन्हें लगता था कि हमारी राजनीतिक कुर्सी ना छीन जाए, क्योंकि वो सीधा सीधा कि हम रिजर्वेशन हटा देंगे। भाई हटा क्यों दोगे? भाई उस बच्चे को, जिस बच्चे को जरूरत है उसको दीजिए। क्या दीजिए? उसको चीटिंग मत दीजिए कि ये लीजिए पर्ची देख के लिख देना। उसको पढ़ाइए, पढ़ाने पर फोकस करिए। यहां तक दिमाग ही नहीं चला उनका कि हम यहां तक भी किया तो हटा देंगे, या फिर मतलब जिसको चाहिए वहां पहुंचाइए शिक्षा, उस बच्चे तक पहुंचाइए जरूरतें जिस बच्चे को चाहिए उसको। आज 5 किलो अनाज की आपको कीमत क्या पता?
आपको 5 किलो राशन फ्री दिया जाए, आपको लगेगा क्या ही दे दिया सरकार ने, लेकिन जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं, उसको वो 5 किलो बहुत लग रहा है। तो ये माना जाए हर्ष दुबे आरक्षण के विरोधी नहीं है, आरक्षण के तरीके के विरोधी हैं। बिल्कुल, मतलब कि देश में सुधार और देश एक उन्नति की ओर बढ़े, और भारत देश में जितना मतलब ब्रेन है उतना कहीं नहीं है। एक बात बताइए, जब अंग्रेजों ने देश पर आक्रमण किया, हम लोगों ने इतनी जल्दी ही क्रिकेट टीम को वर्ल्ड की नंबर 1 टीम कैसे बना ली? हमने अपने इसरो की व्यवस्था को इतनी जल्दी इतना अच्छा कैसे कर लिया? इसमें एक पॉइंट आता है कि जब भी अंग्रेज देश में आए तो उन्होंने एक चीज करा कि यहां राज्य तो करते थे, मगर वो विवाह अपना जो शादियां करते थे वो अपने वहीं से करके लाते थे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.